जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पर। आज अपन देखेंगे 8 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन। तो पहले पार्ट में देखेंगे अपन जीके जीएस। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 कुल कितने बच्चों को मिला है? तो ये मिला था 49 बच्चों को। और 2023 में, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023, ये कितने लड़कों को मिला है या कितने बच्चों को मिला है, सॉरी। तो ये 2023 है, ये मिला है कुल 11 बच्चों को मिला है, जिसमें से 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। फिर ये पुरस्कार शुरू कब हुआ? तो ये पुरस्कार शुरू हुआ था 1957 में। ये पुरस्कार शुरू हुआ था 1957 में और ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है। और इसकी आयु सीमा है, वो है 5 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को ये दिया जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। ये 2023 में 11 बच्चों को दिया है, जिसमें आपको पूछ ले कुल कितने लड़कों को मिला या लड़कियों को मिला। तो 6 लड़कों को और 5 लड़कियों को मिला है और 6 श्रेणियों में दिया जाता है। आयु सीमा इसकी 5 वर्ष से 18 वर्ष के मध्य, और ये शुरू हुआ था 1957 में। चलो अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचना यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये 2020 में किया था 43 यानी 43वां स्थान। तो अब इस 2023वें सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसमें ये देख लेते हैं 2023 का सूचकांक की स्थिति। तो ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो ये जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे बोलते हैं अपन विश्व आर्थिक मंच। इसने ये जारी करता है और जो 2023 में है ये 35वां संस्करण इसका जारी हुआ है। कौन सा संस्करण है? 35वां संस्करण। और ये पहली बार कब जारी हुआ था? तो ये जारी हुआ था पहली बार 1989 में। तो ये तक आपको ध्यान रखनी है। फिर 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? 2023 में भारत की रैंक है वह 49वीं यानी 49वीं रैंक। और 2022 में अगर आपसे पूछे तो वो थी 37वीं रैंक। देखो जारी कौन करता है? WEF। और 2023 में जो जारी हुआ उसमें भारत का स्थान है वह है 49वां और 22 में था 37वां। और ये पहली बार कब जारी हुआ? तो 1989 में। फिर ये तो हो गया भारत का। अब और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो शीर्ष पर, शीर्ष स्थान पर कौन है, और एक है नीचे कौन है, एकदम अंतिम पायदान पे कौन है। तो शीर्ष में ध्यान रखना आप, तो डेनमार्क और आयरलैंड। 1 नंबर पर डेनमार्क और 2 नंबर पर आयरलैंड यानी DA। नीचे नीचे कौन है? तो ये नीचे नीचे है वेनेजुएला, नीचे नीचे है वेनेजुएला। तो ये ध्यान रखना, ऊपर है डेनमार्क और आयरलैंड। 1 नंबर पर डेनमार्क, 2 नंबर पर आयरलैंड। नीचे नीचे है वो है वेनेजुएला। और भारत की स्थिति है 49वीं और 2022 में था 37वीं। और एक ये ध्यान रखना, ये कुल 335 मानदंडों पर आधारित है। तो अगर ये भी पूछ ले तो ये भी ध्यान रखना कि ये कुल कितने मानदंडों पर आधारित है। तो ये 335 प्रतिस्पर्धात्मक मानदंडों पर आधारित है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अस्थायी या प्रोटेम अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये वाला कथन है सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी के अंत में दीदा नामक महिला शासक का शासन था? तो वह है कश्मीर में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा 2018 में की गई निम्नलिखित में से किस वन्य जीव की जनगणना, जो अब तक का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण है, को जुलाई 2020 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो है बाघ। फिर अगला क्वेश्चन है, ये करंट से रिलेटेड है, बजट का। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट में भी, आप इनको देख के पता लगा सकते हो और अपनी रणनीति में शामिल कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आपको पढ़ने। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो वह किया था अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी है तो ये सल्तनत काल का शासक है। तो आपको ये सल्तनत काल बहुत अच्छे से पढ़नी है, सल्तनत काल। तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था, वो कैसे? तो आपको ऐसे ध्यान रखना, GK TSL
GKTSL। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। और ये है 1206 से लेकर 1525 तक, जब तक मुगल नहीं आए तब तक। मुगलों फिर उसके बाद में मुगल काल शुरू हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जैसे 1206 से 1290, यहाँ 1290 से लेकर 1320 तक थे खिलजी वंश। तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी है, तो थोड़ा सा खिलजी वंश को अपन देख लेते हैं। खिलजी वंश तो ये कब से कब तक था? तो ये दिल्ली सल्तनत में 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश का शासन था। तो खिलजी वंश में कुल कितने शासक हुए? तो ये ध्यान रखना आप, पहले तो JK, AK और MK, मतलब जलालुद्दीन खिलजी, ये संस्थापक था खिलजी वंश का। और ये है मुबारक खिलजी, ये है अंतिम शासक। अब आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक या अंतिम। तो यहाँ से फिर ये कौन कौन कब कब रहे? तो ये 1290 से 96 तक रहा था। 1290 से 96 तक जलालुद्दीन खिलजी, फिर 1296 से 1316, इनके ये भी ध्यान रखना शासनकाल भी, 1296 से 1316, और 1316 से लेकर 1320 तक ये रहता है मुबारक खिलजी। फिर है अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी पूछा, तो अलाउद्दीन खिलजी को अपन देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर-ए-सानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर-ए-सानी की उपाधि धारण करने वाला कौन था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो और इसमें एक तो ध्यान रखना, स्थायी सेना की नींव रखी थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखी थी। हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा, ये भी है परंपरा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। फिर एक और क्वेश्चन है मूल्य नियंत्रक प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ये भी ध्यान रखना, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। फिर इसने और निर्माण किसके करवाए? तो एक तो जमेत खाना मस्जिद है जो दिल्ली में बनी हुई है, उसका निर्माण करवाया। जमेत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, और अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। और 1000 खंबा महल बनवाया और सीरी का किला भी बनवाया। तो ये ध्यान रखना। और ये जो अभी क्वेश्चन पूछा है इसमें दक्षिण भारत के लिए अभियान शुरू, तो इसी दक्षिण भारत की विजय का श्रेय दिया था इसने मलिक काफूर को। मलिक काफूर को दक्षिण विजय का श्रेय दिया था। तो ये भी ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन, कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से का निर्वशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वह है यकृत। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, यानी प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता शुरू कर दी और केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना कर दी। यानी प्रांतों में द्वैध शासन को तो समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई। और इस अधिनियम के तहत और क्या हुआ? तो इसमें इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना किसके तहत हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और क्या हुआ? तो संघीय न्यायालय की भी स्थापना इसी अधिनियम के तहत हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन, 31 अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सदन के नेता कौन थे? तो थावर चंद गहलोत। फिर अगला क्वेश्चन, संविधान यानी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया? तो ये हटा दिया गया 31वां, और 31वां का संबंध था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये हटा के कानूनी अधिकार में शिफ्ट कर दिया, यानी 300 कै में शिफ्ट कर दिया इसको। तो ये ध्यान रखना, ये पहले मूल अधिकारों में था, तो इसको 31 को हटा दिया है। अगला क्वेश्चन है, और अभी मूल अधिकार पहले 7 थे, इसको हटाने के बाद 6 रह गए, और वो है समता की स्वतंत्रता का शोषण, धार्मिक शिक्षा के उपचार से। तो ऐसे करके आपको सारे याद भी हो जाएंगे सीक्वेंस से। फिर अगला क्वेश्चन है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट,
CTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्राप्त करता है तो वह 9वां। देखो रिपोर्ट और सूचकांक ये आपको देखने हैं और अच्छे से एक साथ याद भी नहीं होंगे, दो दो तीन तीन याद करो जिससे आपको याद हो जाएंगे। फिर है महाजनपद युग के दौरान उज्जैन किसकी राजधानी थी? तो वह थी अवंती की। उज्जैन अवंती की राजधानी थी। तो देखो फिर कौशल की राजधानी क्या थी? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती। जो मैं बता रहा हूँ महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, जो आपको लिख लेने। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। और एक और पूछा जाता था वो अंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। अंग की राजधानी थी चंपा। मगध की राजधानी थी वो थी राजगृह। और एक और है वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ये भी महत्वपूर्ण है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और काशी की राजधानी थी वो थी वाराणसी। ये सब आपको ध्यान रखने। फिर अगला क्वेश्चन है 7वीं शताब्दी के दौरान राज व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ होता था तो वह होता था अधीनस्थ शासक। फिर अगला क्वेश्चन है गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो वो दिखाया गया है वीणा। फिर है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त सबसे महान शासक था। गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वह था समुद्रगुप्त। और इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया। इसे कविराज भी कहा जाता है। और इसने परम भागवत की उपाधि धारण करी थी। और परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था। और इसका एक दरबारी कवि था हरिसेन। ये भी ध्यान रखना, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो वह था समुद्रगुप्त का। और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। और एक चीज़ और गुप्त वंश के, तो वही मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, वही आपको कैसे लिखना है SCKSV। यानी कि श्रीगुप्त गुप्त वंश का पहला शासक और विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक। तो श्रीगुप्त तो संस्थापक। फिर 2 नंबर पर है सी का मतलब चंद्रगुप्त प्रथम है। और ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। संस्थापक श्रीगुप्त, वास्तव कौन है? तो वह चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की है। और ये क्वेश्चन पीछे वाले 8 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें पूछा भी था। फिर है तीसरा नंबर समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त महान शासक था गुप्त वंश का। और इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। ये उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। फिर है कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। फिर है स्कंदगुप्त, यह अंतिम महान शासक था। और फिर है विष्णुगुप्त, और यह अंतिम शासक था। और स्कंदगुप्त जो अंतिम महान शासक है, इसने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी करवाया था। और ये जो 2 को छोड़ के फिर 3 जनों ने अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखने। फिर अगला क्वेश्चन, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर द सॉल्यूशन वी हैव एंड ब्रेक थ्रूज वी नीड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वह बिल गेट्स थे। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर का एक प्रमुख उत्पादक है? तो वह है केरल। फिर है निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नामक नदी है? तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। फिर अगला क्वेश्चन है, थेरुकुथु नाम का लोक नाटक पारंपरिक रूप से किस राज्य में संबंध रखता है? तो वह है तमिलनाडु। फिर है भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार
वर्ष 2019-20 के दौरान चीन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई लगभग कितना मिलियन था, तो वह $164। फिर है क्वेश्चन अगला, जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को किस नाम से जाना जाता है, तो रोलिंग या लुढ़कन या घर्षण। फिर अगला क्वेश्चन, पंचभद्रा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान राज्य में बाड़मेर जिले में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन, जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप या पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग हो जाता है, तो वह लाल हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली की सुल्तान बनी थी, तो ये बनी थी 1236 में और ये 1240 तक रहती है और इसने 4 वर्षों तक शासन किया। तो ये रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी, तो ये थी गुलाम वंश से संबंधित, गुलाम वंश से संबंधित थी। और गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है, गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। फिर बात वही कि ये सल्तनत थी, सल्तनत में वही 5 वंशों ने शासन किया, GKTSL। तो अपन पहले गुलाम वंश, तो गुलाम वंश का शासन था तो वह था 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का शासक था। फिर गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया और इसकी राजधानी थी लाहौर। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या किया, तो एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में और कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। हालांकि कुतुब मीनार का निर्माण तो पूरा इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन निर्माण शुरू करा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और इसे लाख बख्श या लखता भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, लाख बख्श या लखता भी कहा जाता है। और इसकी मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 1210 में लाहौर में चौगान खेलते हुए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर इसके बाद में शासक कौन बनता है, तो वो बनता है आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में गुलाम वंश का शासक बनना है आराम शाह, जो 8 महीने तक शासक रहता है। फिर उसको हटा के इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ जाता है और इल्तुतमिश 1211 को गद्दी पर बैठता है और वो चलता है 1236 तक। और ये इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और गुलाम भी था, इसी कारण इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हो गया इल्तुतमिश, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। फिर इसने क्या किया, राजधानी पहले लाहौर थी और लाहौर से इसने दिल्ली स्थानांतरित कर दी और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक ही कहा जाता है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक ये था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो था इल्तुतमिश। और संस्थापक पूछे आपसे तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इसकी मौत हो जाती है 1236 में। उसके बाद में कौन गद्दी पर बैठता है, तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना आप, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, देखो पढ़ो तो सीक्वेंस से पढ़ना। आप गुलाम वंश पढ़ रहे हो, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन और रुकनुद्दीन के बाद में रजिया। तो ये ध्यान रखना। फिर रुकनुद्दीन को गद्दी से हटाकर पुत्री थी जो थी इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान, वो गद्दी पर बैठ जाती है। कब है, 1236 में 1236 में बैठती है और ये 1240 तक शासिका रहती है। और इसने कुल 4 वर्षों तक शासन किया, ये भी पूछा हुआ है। तो ये दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी और इसने अल्तुनिया से शादी भी करी थी। तो ये सब आपको ऐसे ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय सममित त्रिकोणी की समुद्री जीवों का उदाहरण है जिसमें जीवन के किसी न किसी एक चरण में पृष्ठ रुजु या नोटोकार्ड पाई जाती है, तो वह है हर्डमेनिया। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो इनको अटेम्प्ट मत करना, फालतू में नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में फंस जाओगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो बिल्कुल ही आपको पता नहीं है, आप हाथ मत डालना उसमें अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको। फिर अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार
केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय एस्पिरेशनल इंडिया या आकांक्षापूर्ण भारत का घटक नहीं था? तो ये था शहरी कायाकल्प। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? तो वह है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो देखो, रेलवे, बीमा और निगम कर, ये तीनों के तीनों संघ सूची के विषय हैं। तो मैं आपको और बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना और लिख भी लेना आप। देखो, काम काम के विषय बता देता हूँ, संघ, राज्य और समवर्ती। तो पहले संघ वाले लिख लेना आप। तो एक तो है युद्ध व शांति, युद्ध शांति, नागरिकता, युद्ध शांति नागरिकता। एक है प्रत्यार्पण, ये पूछे गए पीछे शिफ्टों में भी, ये काफ़ी पूछे गए। प्रत्यार्पण का जो है रेलवे पूछा ही, ये रेलवे। अफीम की खेती, तो आपसे क्वेश्चन पूछे अफीम की खेती किसका विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है। फिर है जनगणना, आयकर और निगम कर, ये संघ सूची के विषय हैं। फिर है राज्य सूची के कौन से? तो काम ध्यान रखने वाले, तो एक है कारागार, पशुधन, बाजार मेले और है शवों को जलाना व दफनाना। तो ये तो हो गए संघ और राज्य के। शवों को जलाना और दफनाना यह है राज्य का। फिर देखते हैं अपन समवर्ती सूची के, तो समवर्ती वाले भी ध्यान रखना। तो एक तो है शिक्षा, वन, जनसंख्या। अब देखो, पहले जनगणना भी है, तो जनगणना तो है संघ सूची का, और जनसंख्या आपसे पूछे तो वह समवर्ती सूची का। फिर परिवार नियोजन, यह भी समवर्ती सूची का है। फिर है विवाह भी समवर्ती सूची का है। और विवाह विच्छेद यानी विवाह टूट जाना यानी तलाक, ये भी समवर्ती सूची का है। और एक ये ध्यान रखना, संक्रामक रोग, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। तो ये सब आपको ध्यान रखने। फिर अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन फख्र ए मुदाबिर किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो वह थे इतिहासकार के रूप में। फिर अगला क्वेश्चन है, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामा उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है? तो वह शाहजहाँ के दरबार में रहता था अब्दुल हमीद लाहौरी, जिसने बादशाह नामा या पादशाह नामा भी बोला जाता है, तो ये लिखा था। तो अब अपन यहीं देख लेते हैं। शाहजहाँ ने, एक तो इनके शासनकाल भी पूछा जाता है और पीछे पूछा भी है। शाहजहाँ का शासनकाल था ये 1627 पे गद्दे पे बैठे, और 1628 तक, यानी 1627 से लेके 1658 तक शाहजहाँ का काल था। उसका वास्तविक नाम था, वो था खुर्रम। तो ये भी ध्यान रखना। फिर शाहजहाँ ने और क्या क्या करवाए? देखो, आगरा में ताजमहल बनाया, और उसका कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। और उसका कलाकार कौन था? तो वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। और इनका देखो, एक चीज़ ये ध्यान रखना कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे का कहा जाता है? तो वह शाहजहाँ। और मैंने पहले भी बताया, तो अजसा के हिसाब से बताया मैंने, अजसा, अकबर, जहांगीर और शासन का। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल पूछिए तो वह है अकबर। चित्रकला का स्वर्ण काल पूछिए तो वह है जहांगीर। और स्थापत्य कला का पूछे तो एस फॉर शाहजहाँ, एस फॉर स्थापत्य। तो ये ध्यान रखना, हो जाएगा शाहजहाँ। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है वो शाहजहाँ के समय को कहा जाता है। और शाहजहाँ ने देखो और इम्पोर्टेंट है मयूर सिंहासन का निर्माण, जिसे तख्ते ताउस भी बोला जाता है, तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस बोला जाता है, उसका निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। और उसका कलाकार, स्थापत्य कलाकार था बे बादल खां। तो ये भी ध्यान रखना, बे बादल खां। देखो, ताजमहल का कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी, और मयूर सिंहासन का कलाकार था बे बादल खां। फिर इसने और कौन सी इमारतें बनवाई? तो इसने बनवाया था दिल्ली का लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद। दिल्ली में लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। आगरा में मोती मस्जिद और
ताजमहल का निर्माण करवाया और इसने 1638, देखो पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी थी वो आगरा थी। 1638 में शाहजहाँ ने क्या किया, राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दी। तो ये ध्यान रखना, आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने वाला कौन था, तो वो था शाहजहाँ। और शाहजहाँनामा, एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे, शाहजहाँनामा किसने लिखा, तो लिखा था इनायत खान ने। ये पीछे दिल्ली पुलिस में पूछा भी है, इनायत खान ने। तो ये सब इतने क्वेश्चंस और बन सकते हैं इनसे, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर है निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2020 में एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक का पद त्याग देंगे, तो वह है आदित्य पुरी। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है। तो इसमें 11 कर्तव्य दिए गए हैं, तो ये वाला तो है केवल नियत तिथि तक करों का भुगतान, ये नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2020-21 में खराब होने वाली वस्तुओं के निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 2 योजनाओं की घोषणा की गई थी, तो वह है किसान रेल और कृषि उड़ान। फिर अगला क्वेश्चन, बकिंगम नहर निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में फैली हुई है, तो वह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य। फिर अगला क्वेश्चन, मेंढर नामक नाम का भूभाग किसके द्वारा बना होता है, तो ये नदी द्वारा बना होता है। फिर अगला क्वेश्चन, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु या वायरस पर प्रभावी नहीं होती है क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। फिर अगला क्वेश्चन, अशोक के स्तंभों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तीनों सत्य हैं। अशोक को अपने पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभों के निर्माण की प्रेरणा मिली थी, तो ये सत्य नहीं है। फिर है मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है। अभी तक मैंने कम से कम भी 20 पेपर सॉल्यूशन करवा दिए, फिक्स नदियां हैं। पूछा जाता है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इनके इर्द गिर्द ही पूछे जा रहे हैं। तो देखो कृष्णा नदी है, इसकी सहायक नदियाँ बता दूँ आपको, तो ये ध्यान रखना। एक तो भीमा भी कृष्णा की सहायक नदी है। फिर है तुंगभद्रा ये भी कृष्णा की सहायक है। अमरावती ये भी कृष्णा की सहायक है। कोयना ये भी कृष्णा की है। पंचगंगा और दूधगंगा ये भी ध्यान रखना, पंचगंगा व दूधगंगा। और 2 है, एक है घाट प्रभा और मलय प्रभा। ये प्रभा वाला भी ध्यान रखना, घाट प्रभा और मलय प्रभा, ये ध्यान रखना। घाट प्रभा, मलय प्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा। अब ये गंगा से ध्यान रखना, पंचगंगा दूधगंगा है एक तो, और एक है वेनगंगा और पेनगंगा। तो देखो वेनगंगा और पेनगंगा आ जाए तो वो तो है गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ, वेन और पेन। और पंच और दूध ये किसकी है, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, यही उलझन होती है। और एक है मंजीरा और सबरी, ये भी गोदावरी की सहायक है। मंजीरा और सबरी ये भी गोदावरी की। तो ये ध्यान रखना, पेन और वेन ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, और दूध और पंच ये है कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। तो ये कृष्णा की हो गई भीमा, तुंगभद्रा, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा और मलय प्रभा, घाट प्रभा। मंजीरा, सबरी, वेनगंगा और पेनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। और 2-2, 3-3 याद करोगे तो हो भी जाएगी, एक साथ माथाफोड़ी मत करना, नहीं तो नहीं होगी याद। फिर है फिल्म हेलोरोन, जिसे 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो किस भाषा में बनी थी, तो ये गुजराती भाषा में बनी थी। फिर अगला क्वेश्चन, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो वह 34वां स्थान। यानी कि इंडेक्स और रिपोर्ट का तो हर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में पशुधन क्षेत्र में कितने की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर CAGR में बढ़ोतरी हो रही है, तो वह 7.9%। फिर अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का अर्थ होता है तो मंदिर की वास्तुकला शैली, और ये शब्द
रचना मंदिर है उनको पंचायतन शैली भी कहा जाता है। फिर है अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पार्कीजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सर्जन किया गया था? तो वह है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। फिर अगला क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो वह बीजिंग ओलंपिक 2008 में। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यताओं स्थलों में से कौन सा स्थल सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ एक बड़े खुले मैदान जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया है की उपस्थिति के प्रमाण दर्शाता है? तो वह है धोलावीरा। फिर अगला क्वेश्चन, वर्ष 2004 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी मेजबान रहा है? तो वह है गोवा। फिर अगला क्वेश्चन, समक्का सारक्का जथारा नाम का आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जुड़ा है? तो वह तेलंगाना। फिर अगला क्वेश्चन, क्रिकेटर रोस्टन चेज निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? तो वह वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं। क्रिकेटर स्टुअर्ट बोर्ड की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, तो ये इंग्लैंड के। अब ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं तो खेल से अब कितना करंट जीके वाइड पूछा जाता है तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? तो वह सानिया मिर्जा। यानी कि तो करंट अफेयर्स का थोड़ा सा अलग देखना पड़ेगा, बाकी जीके जीएस तो ये तो फिक्स है, इनसे बाहर नहीं जाता क्वेश्चन। तो यहीं आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ तो जो अब एवरेज स्कोर कुछ चीज़ें आपको नहीं आएगी तो इनको मत छेड़ो, लेकिन जीके जीएस को आप बहुत अच्छा कर, जीके को बहुत अच्छा कर ले, जैसे हिस्ट्री जियोग्राफी है। फिर अगला क्वेश्चन है और ये जीके जीएस का अंतिम क्वेश्चन है, मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वशकर नाम के मंत्री को भेजा था? तो वह है अज्ञातशत्रु। और इनके समय ही पहली बौद्ध संगीति हुई थी। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, अपन ने पढ़ा भी है और ये वीडियो भी डाला हुआ है बौद्ध धर्म के बारे में। उसमें लिखा है अपन ने वही एक यानी अज्ञातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अज्ञातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति हुई थी और ये हुई थी राजगृह वैशाली में और इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। जैसे अपन ने बौद्ध संगीतियाँ देखी थी RV, PK, MS, TV, AK, यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अध्यक्ष थे MS TV मतलब महाकश्यप, सभाकर्मी 30 और वसुमित्र। शासनकाल किसका था? तो अज्ञातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो लास्ट वाली जो चौथी बौद्ध संगीति हुई इसके समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, वो बट गया था हीनयान और महायान। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब आपकी मर्जी हो तो करना, बाकी लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।